तो आइए आज हम मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ में राठौड़ों के द्वारा शासन किया गया। तो सबसे पहले तो अपन ये बात देखेंगे कि जो ये राठौड़ हैं ये आए कहाँ से और मारवाड़ कौन सा क्षेत्र है जो मारवाड़ के अंदर आया करता था। यानी पहले बात करते हैं कि मारवाड़ रियासत के अंदर आधुनिक जो राजस्थान है उसका कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो मारवाड़ में बात करें तो मारवाड़ में भी अपना जो बीकानेर जिला है ये पहले मारवाड़ रियासत का हिस्सा हुआ करता था। जोधपुर यानी कि कौन सा भूभाग है, जोधपुर, बाड़मेर, आपका नागौर और पाली, ये वाला जो क्षेत्र है ये उस समय मारवाड़ रियासत का हिस्सा हुआ करता था। ये जो आते थे ये आपके मारवाड़ रियासत के क्षेत्र, मारवाड़ रियासत। देखो आज जैसे अपने राजस्थान एक राज्य है तो पहले रियासतें हुआ करती थी। राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले राज्य के स्थान पर रियासत शब्द का प्रयोग किया जाता था। जैसे ये मारवाड़ रियासत है जो बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर और पाली वाला क्षेत्र है। ये जो अपना नीचे वाला जो राजस्थान का क्षेत्र है, दक्षिणी जो राजस्थान वाला क्षेत्र है जिसमें चित्तौड़ का जिला आता है, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, ये वाला जिला ये मेवाड़ रियासत का हिस्सा हुआ करता था। यानी जब भी रियासत शब्द का प्रयोग किया जाए इसका मतलब हम आज़ादी से पहले की बात करें। जैसे आज़ादी के बाद में राज्य बन गया, राज्य के नीचे संभाग होते हैं। यदि राज्य की प्रशासनिक इकाइयां देखें तो संभाग के नीचे जिला होता है, जिले के नीचे तहसील होती है, तहसील के नीचे ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के नीचे गांव। तो इस प्रकार हमारी प्रशासन इकाइयां अभी के वक्त। लेकिन पहले क्या होता था, पहले रियासतों में राजस्थान अपना राजपूताना बंटा हुआ था। तो रियासत जो होते, जैसे रियासत के नीचे होते थे जागीर, जागीर बोल दो, फरगना बोल दो, फरगना या ठिकाना, तो इस प्रकार का क्षेत्र होता था। तो जब भी अपन शब्द रियासत का प्रयोग करें इसका मतलब हम आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं, और जब हम राज्य, संभाग, जिला ये शब्द प्रयोग करें तो हम आज़ादी के बाद की बात करें। तो अब हम एक रियासत है जिसमें राजस्थान में राठौड़ों के द्वारा शासन किया गया, वो रियासत है मारवाड़ की रियासत। मारवाड़ रियासत में राजस्थान का अभी का कौन सा भाग आता है, तो आप कहोगे सर बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली वाले से जो क्षेत्र अधिकांश तक ये क्षेत्र अधिकतर समय में यही रहा था। कभी कम ज़्यादा वो समय के अकॉर्डिंग होता रहा, जो हम आगे बात करते रहेंगे। अब मारवाड़ शब्द की बात करें हम कि भाई मारवाड़ शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। तो मारवाड़ शब्द में जो वाड़ शब्द है, इस वाड़ शब्द का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश। ठीक है भाई गुरुजी, रक्षित प्रदेश। और आपका जो मार है, मार शब्द का अर्थ होता है मरु, मरु का अर्थ मतलब मरुस्थल। तो मरुस्थल से रक्षित प्रदेश ही मारवाड़ कहलाया। आपने जोधपुर, बीकानेर देखो धोरारो देश है, इन्हें धोरारी भूमि है पूरी की। अच्छा टिब्बा टिल्ला है, तो बाऊ घिरेड़ो जी को क्षेत्र है वो आपको मारवाड़ कहलाए। अब हम देखते हैं कि मारवाड़ के जो राठौड़ हैं, मारवाड़ में किन के द्वारा, किस वंश के द्वारा शासन किया गया, तो मारवाड़ में भाई राठौड़ों के द्वारा शासन किया गया। भाई जैसे मेवाड़ में घुइलों और सिसोदियों के द्वारा शासन किया गया, अजमेर के अंदर आपके चौहानों के द्वारा शासन किया गया, तो वैसे ही मारवाड़ वाले क्षेत्र में राठौड़ों के द्वारा शासन किया गया। अब ये राठौड़ थे कौन, राठौड़ आए कहाँ से, राठौड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, राठौड़ों का प्रारंभिक स्थान कौन सा है, तो इसकी बात करते हैं कि राठौड़ वंश है या राठौड़ थे कौन, राठौड़ आते कहाँ से। तो राठौड़ों के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, इतिहासकारों की वो माथापच्ची है, लेकिन वो हम एक बार इतिहासकार खुद भी सहमत नहीं है कि वास्तव में राठौड़ थे कौन, राठौड़ आए कहाँ से और इनका कुल कौन सा है। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। हम एक बार सभी मतों को देख लेते हैं कि कौन सा इतिहासकार राठौड़ों को क्या बताने का प्रयास करता है। एक हमारे राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखने वाले बहुत बड़े इतिहासकार हुए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो सबसे पहले हम डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन देखते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा राजपूताने के इतिहास को बड़े अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा है। इनकी खुद की बुक है पूरे के पूरे राजपूताने के इतिहास के ऊपर। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर एक वंश चलता था राष्ट्रीय कूट वंश। जैसे हमारे यहाँ राठौड़ों सिसोदियों के द्वारा शासन किया गया, वैसे ही भारत का दक्षिणी हिस्सा, जैसे आपका कर्नाटक वाला है, केरल वाला है, तमिलनाडु वाला जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, जो राज्य है, वहाँ पर राष्ट्रीय कूटों के द्वारा शासन किया गया। राष्ट्रीय कूट एक जाति थी, जैसे हमारे यहाँ राजपूत, चौहान वगैरह हुए, वैसे दक्षिण भारत है, उस दक्षिण भारत के अंदर राष्ट्रीय कूटों के द्वारा शासन किया गया। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि जो राष्ट्रीय कूट थे, जो दक्षिण भारत में शासन करते थे, ये राष्ट्रीय कूट के लोग ही इधर अपने मारवाड़ वाले क्षेत्र में आ गए और उनके द्वारा यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया गया। और ये राष्ट्रीय कूट ही राठौड़ कहलाए कि भाई जहाँ राष्ट्रीय कूट है, इस शब्द का अपर ये धीरे धीरे राष्ट्रीय कूट बोलते बोलते राठौड़ बन गया। जैसे अपन गाँव में अपने बोलने का, जैसे किसी का नाम
कालू राम है तो अपन बिन कालियो कालियो करने लाग जाओ, राम निवास है तो बिन रामूडो रामूडो करने लाग जाओ। तो बे राष्ट्रीय कोटा को जो परिवर्तित रूप है वो राठौड़ है। अब बात की है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के पहले ये लोग राष्ट्रीय कूट कर्नाटक में शासन करते थे। ये राष्ट्रीय कूट के जो वंशज हुए राष्ट्रीय कूटों के, वो वंशज इधर अपने राजस्थान में मारवाड़ वाले क्षेत्र में आ गए, यहाँ पर उनके द्वारा शासन किया जाने लगा और वो लोग फिर राठौड़ कहलाए। डॉक्टर एक अपने इतिहासकार हुए कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड, द फादर ऑफ इंडिया राजस्थान हिस्ट्री। तो कर्नल जेम्स टोड, इनके बारे में देखते हैं। इनका एक मत तो गोपीनाथ शर्मा ने दे दिया कि राठौड़ राष्ट्रीय कूटों के वंशज है। अब डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड क्या बताने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है कन्नौज। कन्नौज का शासक हुआ जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल, नए जो बच्चे हैं उनको शायद जयचंद गहड़वाल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन जयचंद गहड़वाल आप याद करोगे पृथ्वीराज, आपको ध्यान में होगा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता का पिता था जयचंद गहड़वाल, जिनके द्वारा कन्नौज की जो रियासत थी उनमें शासन किया जाता था। तो आप ये कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इस तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गया और मोहम्मद गौरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गौरी के उसमें पृथ्वीराज के खिलाफ जो सहायता जयचंद ने की थी, उसके बाद में गौरी ने 1194 में जयचंद के ऊपर आक्रमण किया। और ये आपके गोपीनाथ ये कर्नल जेम्स टोड लिखता है कि जयचंद यहाँ कन्नौज से भागे। जयचंद का पुत्र था पोतो, ये पोते को नाम हो सिया, और जब आपने गौरी है जयचंद पर आक्रमण करे तो 1194 में जयचंद है कन्नौज भाग, जयचंद को पोतो सीओ कन्नौज भाग मारवाड़ में जो है और मारवाड़ में राठौड़ सत्ता की स्थापना कर देता है। यानी कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि जो आपके राठौड़ है ये घेड़वालों के वंशज है। ये किसके वंशज है? ये घेड़वालों के वंशज के। पहले ये लोग कन्नौज में रहते थे, कन्नौज से मारवाड़ वाले क्षेत्र में आ गए और यहाँ पर इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और यही लोग फिर आगे यहाँ पर आके राठौड़ कहलाए। अब और इतिहासकार हुए, आपके एक इतिहासकार हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि नहीं, न तो ये राष्ट्रीय कूटों के वंशज हैं और न ही ये घेड़वालों के वंशज हैं। फिर ओझा ने पूछो कि तू बता तेरे हिसाब हुए खटक है। देखो जो कर्नल जेम्स टोड जो थ्योरी देता है कि ये जयचंद घेड़वाल के वंशज हैं, उसके पीछे का बड़ा कारण है पृथ्वीराज रासो। अब भाई गुरु जी पृथ्वीराज रासो कौन लिखो? पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है ये ग्रंथ लिखा गया था चंद बरदाई के द्वारा। चंद बरदाई की को दरबारी हो, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर का शासक था उसका दरबारी था चंद बरदाई। चंद बरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, और ये इस ग्रंथ के अंदर चंद बरदाई लिखता है कन्नौज के शासक जयचंद को घेड़वाल न लिखकर उसको राठौड़ लिखता है, जयचंद को कमदज लिखता है। राठौड़ों की एक उपाधि है कमदज। तो इस वजह से ये सारा कन्फ्यूजन हो गया और कर्नल जेम्स टोड ने जयचंद जो राठौड़ है उनको घेड़वालों का वंशज बता दिया। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद हीराचंद ओझा जी इस बात का खंडन करते हैं कि ना भाई ये राठौड़ है, ये घेड़वाला का वंशज कौन नहीं। ये तो कन्नौज के पास में जगह पड़ती है बदायूं, और यहाँ बदायूं का एक शासक था चंद राठौड़। इस चंद राठौड़ के वंशज हैं कि बदायूं वाले जो राठौड़ थे वो इधर मारवाड़ वाले क्षेत्र में आ गए और उनके द्वारा यहाँ पर सत्ता स्थापित कर दी गई। तो ये लोग उनके तो अलग अलग मत है। आपका गोपीनाथ शर्मा तो राष्ट्रीय कूटों का वंशज बता देता है। टोड क्या कहता है? टोड कहता है घेड़वालों के वंशज है कन्नौज वालों के। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी क्या कहते हैं? ओझा कह के बदायूं का राठौड़ा का वंशज है। अब अलग अलग इतिहासकार, कुछ इतिहासकार तो यही कहते हैं कि सारे एक ही हैं। ये पहले राष्ट्रीय कूट कर्नाटक के अंदर रहते थे, फिर यहाँ पर घेड़वाल, अब जयचंद यहाँ कन्नौज में शासन करने लगे तो घेड़वाल कहलाए, फिर यही लोग इधर आ जाते हैं तो राठौड़ कहलाते हैं। वो इतिहासकारों की माथापच्ची है, शोध चल रहा है, खुद भी अभी इस बात के इस नतीजे पर नहीं पहुँचे कि राठौड़ कौन है। लेकिन फिर भी देख लो, अब सबसे पहले राठौड़ों और घेड़वालों को अलग अलग बताने का प्रयास किया था हारनोली। एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था हारनोली। हारनोली ने कहा कि राठौड़ और आपके जो ये घेड़वाल है ये अलग अलग है। जैसे यदि राठौड़ और घेड़वाल एक ही होते तो इनमें कभी भी वैवाहिक संबंध नहीं बनता। भाई आप एक ही जाति के हो तो क्या एक समान जाति में अपने आप विवाह नहीं होता? आपने भी 4 गोत्र टाड़ शादी करे। तो भाई सी बात है कि हारनोली क्यों कहती जयचंद और ये घेड़वाल और राठौड़ एक ही होते तो इनके मध्य वैवाहिक संबंध क्यों होता? फिर आगे हम देखेंगे कि जयचंद राठौड़ों और घेड़वालों में तो वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं, इसलिए इस बात का खंडन करते हैं हारनोली पहले इतिहासकार हुए जिन्होंने घेड़वालों को और राठौड़ों को अलग अलग बताया कि नहीं भाई दोनों अलग अलग हैं।
अब कई और ग्रंथ वगैरह मिलते हैं, एक जैसे भाटों की जो ख्यातें, ख्यात जानते हो भाई, भाट वगैरह जो लिखते हैं, भाटों की ख्यातें, इन भाटों की ख्यातों के अंदर तो राठौड़ों को हिरण्यकश्यप का वंशज बताया गया है, हिरण्यकश्यप का वंशज। हिरण्यकश्यप याद करो, प्रहलाद को पापा, आपने जी की होलिका ये भी को भाई, तो एक है कि जी का राठौड़ है वे राठौड़ हिरण्यकश्यप का वंशज है। भाटा की जी की नॉर्मल भाटा ख्याता मिलापण के अनुसार जोधपुर की ख्यात में क्या कहा गया है, जोधपुर की जो ख्यात है, जोधपुर की ख्यात के अंदर राठौड़ों को राजा वृहदबल का वंशज बताया गया है, राजा वृहदबल का, ये जोधपुर ख्यात के अंदर बताया गया। याद रखो तो भली बात, नहीं याद रखो तो भी भली बात, कोई ज़रूरी नहीं है। ऊपर ऊपर की 3 बातें ध्यान में रख लेना। यदि अभिलेख वगैरह देखें राठौड़ों के, तो राठौड़ों के अभिलेखों में जो हमें शिलालेख वगैरह मिले, इनके ताम्र अभिलेख वगैरह मिले, इन अभिलेखों में राठौड़ों को क्या कहा गया है, अभिलेखों में तो राठौड़ों को चंद्रवंशी बताया गया है कि भाई ये चांद का वंशज है, चंद्रवंशी है, तो इन्हें चंद्रवंशी अभिलेखों में बताया गया है। लेकिन जो यहाँ के आपके मारवाड़ के जो राठौड़ हुए, उन्होंने अपने साहित्य वगैरह लिखे, मारवाड़ के राठौड़ तो स्वयं को सूर्यवंशी बताते हैं, एक है ना भाई मैं चंद्रवंशी को नहीं, मैं तो सूर्यवंशियाँ, तो ये मारवाड़ के राठौड़ बताते हैं स्वयं को कि हम तो सूर्यवंशी हैं। कर्नल जेम्स टोड भी सूर्यवंशी बताता है कि जो आपके राठौड़ हैं वो सूर्यवंशी है। कर्नल जेम्स टोड ये भी कहता है कि गहड़वालों के वंशज हैं और ये सूर्यवंशी हैं, तो ये दोनों ही मत है। तो ये अलग अलग इतिहासकारों के मत हुए, आप इनको एक बार बेस दिमाग में रख लेना, याद रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर की 1-2 बात ध्यान में रख लेना। गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा, आपके डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, और ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं हम कि भाई यहाँ पर जो राठौड़ सत्ता की स्थापना की गई, इस राठौड़ सत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई। जिस आपके मारवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर सर्वप्रथम कौन आया जिसने मारवाड़ के अंदर राठौड़ सत्ता की स्थापना की, वो था कौन, सबसे पहले यहाँ पर आकर शासन करना किसने शुरू किया, तो कहते हैं कि मारवाड़ वाले क्षेत्र में सबसे पहले जो शासन करना शुरू करता है वो आता है राव सिंह गुरजी राव किया होया, ये तो राठौड़ है, अन राव किया कह दिया। राव राठौड़ा की उपाधि है, राठौड़ा की जो उपाधि है वो राव है उपाधि। कमदज भी बोला जाता है इनको, कमदज भी बोल दो, आगे की क्लासों में बात करेंगे, तो कमदज बोल दो चाहे राव बोल दो, इसका मतलब राठौड़ी होता है। तो ये राठौड़ों की एक उपाधि है। राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता है, आगे देखेंगे नागनेची माता का मंदिर किसने बनवाया था, कब बनवाया था। अब थोड़ी सी बात करते हैं सिया की, कि सिया कौन था, कहाँ से आता है और कैसे इसने यहाँ पर मारवाड़ वाले क्षेत्र में राठौड़ राजवंश की स्थापना की। तो देखो सिया के बारे में अलग अलग दंत कथाएं मिलती है, थोड़ी सी आपको बता देता हूँ ताकि इस बहाने आपको याद रह जाए। दंत कथाएं हैं उस समय की, लेकिन वो कहानी है थोड़ी सी, आप सुन लो ताकि आपको याद रहे कि क्या बात थी। कहता है सिंहा के बारे में कहा जाता है कि कन्नौज का शासक था जयचंद का पुत्र सेतराम जी, सेतराम जी, और इस सेतराम जी के 100 पुत्र थे, 100 बेटा। भाई साहब के बड़ी मेहनत करी, 100 टाबर जामन में दिन रात मेहनत करी, 100 टाबर जन्मिया, और एक टाबर को नाम हो सिया। सिया, यहाँ तक कि अपने मारवाड़ के अंदर तो कहावत यह है कि 49 सियो बड़ो सियाओं बड़ा 50, यानी कि सियो 51 नंबर को बेटो, सियों बड़ा 50 और सियों छोटा 49। तो सिया को जो जन्म हुई, पहले क्या करता कि जैसे किसी का जन्म होता तो कुंडली वगैरह बनाती थी। आज का तो भाई किसी का भी जन्म हो अपन तुरंत टाइम देख लेते हैं, टाइम पर 1-1 मिनट सेकंड तक नोट कर लेते हैं कि भाई फलानु आदमी है वो 9:15 पर जन्मे है। तो बी का आधार पर पंडित जी, अपना महाराज, साधु संत भी अपना पूजनीय लोग है, भी अपनी कुंडली मनार बता दे कि वो टाबर है, वो बड्डो पढ़सी कोनी पढ़े, के करसी के नहीं करसी, वह पूरी बात बता दे। तो पहले राजा वगैरह क्या करता कि भाई पहली घड़ी वगैरह तो थी नहीं, टाइम नोट कर लियो, तो पहले क्या करते, जब भी बच्चे का जन्म होता तो सूर्य की रोशनी कहाँ पर है, चांद की रोशनी कहाँ पर है, वहाँ पर एक लकीर खींच देते। उस लकीर के आधार पर जब पंडित जी वगैरह के लकीर को देखते तो लकीर के आधार पर वो बता देते कि इसके अंदर राजयोग लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हमें वहाँ से जान। अब देख क्या हुआ कि जब सिया का जन्म हुआ तो सिया की जो दाई माँ यानी जब सिया की डिलीवरी कराई नर्स, आज के टाइम में नर्स मान लो जी की डिलीवरी करावे, तो बात यह कि दाई माँ जब सिया को जन्म हुई, जन्म वाले वक्त लकीर खींचनी भूल गई।
आप कोई और जाते बात ध्यान रखिए, खड़ी कांग्रेचुलेसन स्टेटस वगैरह लगाने में व्यस्त होगी, बिना ध्यान दे लियो और लकीर खींचनी भूल गई। 10-15 मिनट के बाद में ज्ञान करो, अरे यार का लकीर तो खींची को नहीं। अब राजा अस्सी राजा पूछी के कणासी जलमियो बिक आधार पर कुंडली वगैरह बनवावा, जाके वह क्या 10-15 मिनट के बाद में एक लकीर खींच दे। अब थाने ध्यान है कि भाग्य तो पल पल में बदले, मिनट में सेकंड में भाग्य बदल जाए। अब 10-15 मिनट बाद में लकीर खींची, जाके कि सेतराम जी पंडित जी ले आया, पंडित जी आपका शास्त्र वास्त्र ले आया। और पंडित जी क्योंकि पंडित जी देखो हमारे टाबर 51 नंबर को टाबर है, मेहनत करी जो 51 टाबर हुए और आ लकीर खींची है। इस लकीर का आधार पर इको भविष्य बताओ, इको फ्यूचर बताओ कि के फ्यूचर है, आगो राजा बनसी के मनसी के नहीं उसी का। जहाँ कहे कि पंडित जी लकीर देख है और लकीर देख करके ले 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 सेतराम जी और थार लो टाबर तो बेजा ही दुष्ट आदमी है, इस टाबर को यदि को बाप मुंडो देखियो तो मुंडो देखता ही मर्जी। अब सेतराम जी क्यों ले मुंडो ही कौन देख लो, क्योंकि आपने की जरूरी है 50 तो जाम रख्या वंगो देख लिया मुंडो, इको देख लो जरूरी थोड़ी है। क्या कि सेतराम जी तुरंत ही जल्लादान बुलावे, जल्लादान आर के वह कि सिंह नठाऊ ले जाओ बेटे सिंह ना पहलो दिनों क्यों सिंह ले जा जंगल में ले जाओ और जंगल में इन्हें मारो। जल्लाद वगैरह सिंह ले जावे जंगल में पहुंचे। अब जल्लाद भी देखे क्या एक दिन को टाबर है इनके मार दिया, इतनी तो दया धर्मपा के मन में ही हुए बे भट्टी एक कोई गुफा हुए भी गुफा के मायने सिंह ने छोड़ दे कि भाई अपाटे छोड़ दिया जंगली जानवर वगैरह बे खाजी सी आपा अपने ऊपर पाप क्यों ले, बे जल्लाद बिन भट्टे छोड़ पाछा जो है। अब कहवे कि 20 दिन भी गुफा के मायने शेरनी और बस शेरनी भी आपका टाबरा ने जन्म दियो, शेरनी के 5-7 एक टाबर हुआ। अब शाम को छोड़ रहा, रात में केवा गुस्सी लुढ़क तो शेरनी के कन्ने उड़ गयो। सुबह शेरनी की आंख खुली, जो शेरनी वाला 5-7 टाबर है, 5-7 टाबरा के बीच में सीओ दिखो। शेरनी देखियो कि ए भी आपने आपने टाबर उसी, तो शेरनी को पालन पोषण करियो, इन आपको दूध पिलायो, तो एक मतलब पालन पोषण है बस शेर की गुफा में हुई। बाद में कहे कि जब अब डार्विन का अनुकूल सिद्धांत, डार्विन कहता है आप साइकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे कभी कि डार्विन का अनुकूल सिद्धांत, हम जैसे वातावरण में जैसे माहौल में रहते हैं हमारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। तो सीओ के कि बस शेरा के बीच में रियो तो शेरा की तरह ही रहने लागियो, शेरा की तरह अपने चारों हाथों पर चलता है, अपने हाथों को भी चलने के काम में लेता है, शेरों की तरह दहाड़ता है, शेरों की तरह कच्चा मांस खाता है, शेरों की तरह शिकार करता है, शेर की तरह भागता है, शेरों के बीच में पलता है, बड़ा होता है। तो अब उसके एकदम जिंदाबाद तरीका हो रहा है, एक ही कपड़ों को नहीं पहने रखा बाटे जंगल के मायने। अब इनके ध्यान के दुनिया बारे यहाँ की है, वो तो बाटे गुफा में रियो, बाटे शेरा के बीच में बड्डो गयो भी जंगल में रियो। जना कहवे कि अपना मारवाड़ क्षेत्र में जी पाली है, पाली में पालीवाल ब्राह्मण थे। इस पाली का नाम इन पालीवाल ब्राह्मणों के कारण ही पाली पड़ा कि पालीवाल ब्राह्मण व्यापारी है, एक दिन भिन्न व्यापार करने के लिए बिजनेस के लिए जाया करता। जी समय आने लुटेरा है लूट लिया करता, डाकू चोर वगैरह उनके लूटपाट करता। अब अठे को कोई राजा को नहीं हो, राजा को नहीं हो, जो पालीवाल ब्राह्मण सोचो कि यार आपने कोई राजा हुए तो आप अपनी टैक्स दे दिया कर दे दिया और वो अपनी हिफाजत कर ले। जाके एक दिन पालीवाल ब्राह्मणी ने कन्नौज वाला जंगला में जा रहा और कन्नौज का जंगल व्यापार करने के लिए भी आगे जा रहा। तो कन्नौज का जी का जंगला बम में एक दृश्य देखो, 5 शेर आपस में लड़ रहा। वह 5 शेर एक शेर है वो आपने सीओ एकदम इंसान है के जिसो लेकिन शेर की तरह व्यवहार करे। अब इस पालीवाल ब्राह्मण देखियो कि वो के खकड़ है, ये 4 शेर है और वो एक जी को आदमी है वो शेरा के सागे लड़ रहे है और वह 4 शेरा हरा रही है। जाके के पालीवाल ब्राह्मण भाग सेतराम जी गन गया, सेतराम जी जा रही क्योंकि सेतराम जी थंका जंगला में कहीं खकड़ आ रही है, एक आदमी है वो शेरा की तरह रेवे, शेरा का सागर लड़े, शेरा की तरह धाड़े, बिया की तरह लंबा लंबा भी कहे नाखून है, लंबा लंबा शरीर के ऊपर बाल है कौन वो यहाँ को आदमी। सेतराम जी क्यों यार यहाँ की बात मैं तो कदी कौन सुनी। जना के कि वे जल्लाद करने ही बैठा, जल्लाद क्यों कि महाराज माने एक दीजिए माफ कर दो, तो मैं थाने एक बात कहना चाह। सेतराम जी क्यों 7 खून माफ बताओ थे तो जहाँ कहवे कि सेतराम जी ने सिया कहवे जल्लाद कहवे कि जी को थार लो वो बेटो ने बिन में मार को नहीं आया, बिन में शेर की गुफा में छोड़ दियो, हो न हो वो आपका बेटा ही है। जहाँ कहवे कि सेतराम जी आपकी सेना ने भेजे कि बिन पकड़ लियाओ, जहाँ कहे कि सेतराम जी की सेना जा बाद में सिंह भट्टों पकड़ लिया है। सिंह की गुफा में रहने के कारण सिंह कहलाया, तो इन गुफा में पकड़ लिया हुआ है। सेतराम जी दरबार में आवे वो एकदम जिंदाबाद तरीका मारो, शरीर पर एक ही कपड़ों को नहीं बट शेर एकदम हुआ। सेतराम जी क्योंकि थोड़ो मिनखा की तरह रहे, कटिंग वटिंग कराई, नुहायो धुआयो, नाखून वगैरह काटिया, दरबार में आदमिया के बाद में मिनखा के बीच में बिठायो, थोड़ो ज्ञान दियो, वही डार्विन का अनुकूल सिद्धांत।
अब इंसानों के बीच में रह गया तो इंसानों की तरह व्यवहार करना। अब एक समझ में आ गई कि यार आप तो जानवर को नहीं, आप इंसान आ। ये पालीवाल ब्राह्मण के कि कन्नौज आगे गया, थोड़ा दिन बाद में वापिस आया। अंतिजेम शेतराम जी, क्योंकि शेतराम जी भी टाबर का क्या हाल है जी का मैं थाने बता रहा। शेतराम जी क्यों बढ़िया है, आराम बढ़िया अपने दरबार में अब रेव है। हाँ थोड़ी बहुत आती है, अब बार भी कच्चो मांस खाने की ज़्यादा चेष्टा है, लेकिन अब बार थोड़ा व्यवहार करे लेकिन सुधर जी जाए। पालीवाल ब्राह्मण शेतराम जी के कि शेतराम जी मैं पाली कहाँ, अरे मारे पाली वाला क्षेत्र में कोई राजा को नहीं, मान्य तो एक राजा दे दो जी की माँ की हिफाजत कर ले। जाके कि शेतराम जी के टाबर सो जाम रखा, घनी मेहनत करेड़ी है, एक ले जो क्यों ना ना दूसरो टाबर कौन चाहिए, जब मान्य तो वो सीओ ही चाहिए जी को शेरा के बीच में रहे तो ताकत तो शक्तिशाली आदमी साहसी आदमी है जी को शेरा के बीच में रियो। जहाँ के वह के बाद में सीएन लेर एक पालीवाल ब्राह्मण है, एक कन्नौज हुआ जी 1240 में हटे पाली में। पाली बाद में कहे कि सियोन पालीवाल ब्राह्मणों मुक्ति दिला, लुटेरों मुक्ति दिलावे, तो पालीवाल ब्राह्मणों को मुक्ति दिलाता है, यहाँ पर लुटेरों को दूर दूर भगाता है और यहाँ पर राठौड़ सत्ता की स्थापना कर देता है 1240 के अंदर। 1240 में यहीं पाली के पास में एक बाड़मेर के अंदर बालोतरा तहसील में एक गाँव है खेड़, इस खेड़ को अपनी राजधानी बना देता है। ये आपके राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी बनी। भाई राजधानी का मतलब जहाँ पर राजा रहेगा, तो सबसे पहले सिया ने रहना का, अब पहले जानते हैं कोई मेल थोड़े बनाए हो, कोई छोटी मोटी झोंपड़ी बना ली और भी झोंपड़ी वगैरह भटरे मन ला गया, तो भटरसाओं पहले रियो खेड़ में, तो खेड़ राठौड़ों की जो प्रारंभिक है राजधानी कहलाता है। अब अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि गुजरात से, जो आपका क्षेत्र है गुजरात वाले उधर से आए थे, यहाँ पर फिर इसने कुछ पाप कर दिए थे, गायों की ज़्यादा हत्या कर दी थी और उसके बाद में उधर सिंध में जाता है, फिर यहाँ से सिंध वाले क्षेत्र से होकर इधर आ जाता है। लेकिन आप मोटा मोटी बात ध्यान में रख लेना कि मारवाड़ के अंदर या जोधपुर के अंदर राठौड़ सत्ता की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, वो राव सिंहा के द्वारा की जाती है। कब की जाती है, 1240 में की जाती है। सिंहा ने अपनी राजधानी किसको बनाया, सिंहा ने अपनी राजधानी खेड़ को बनाया। अब कहते हैं कि ये कुछ समय तक तो यहाँ पर रहता है और 1273 के अंदर सिंहा की मृत्यु हो जाती है। सिंहा की मृत्यु बिट्ठू में होती है, बिट्ठू गांव है पाली के अंदर, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। पाली में इसकी छतरी बनी हुई है यहीं पर सिंहा की, और यहीं पर अपने अंतिम दिन ये गुजारता है। सिंहा की छतरी बिट्ठू गांव के अंदर पाली में बनी हुई है। सिंहा की मृत्यु हुई। सिंहा के बाद में जो अगला शासक बना वो बना राव आस्थान। यहाँ का अगला जो शासक बनता है खेड़ का वो बन जाते हैं राव आस्थान। राव इनकी उपाधि, आस्थान यहाँ का अगला शासक, अगला राजा बन गया। अब आस्थान जी के बारे में देखो इतिहासकार भी अपने सही नहीं बता पाते। इतिहासकार कहते हैं कि जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना, दिल्ली का सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी को चाचो और अलाउद्दीन खिलजी को ससुरो दोनों ही हो, तो वो जलालुद्दीन खिलजी जब दिल्ली को सुल्तान बने तो बी टाइम वो मारवाड़ के ऊपर आक्रमण करे 1291 में, और 1291 में उस आक्रमण के समय में राव आस्थान की मृत्यु हो जाती है। अधिकतर इतिहासकार इस मत को नहीं मानते। अधिकतर इतिहासकार तो ये कहते हैं कि मारवाड़ के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो आक्रमण है जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी करता है, तो वो इतिहासकारों की माथा बची है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, सिंहा के बाद में आस्थान आया, याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो भली बात। राव आस्थान के बाद में आ जाते हैं राव दुहड़। पहले कौन आया खेड़ में, सिंहा आयो, सिंहा के बाद में आस्थान, आस्थान के बाद में दुहड़ अठे को राजा बन जाए। अब जब दुहड़ राजा बनता है तो दुहड़ से कहते हैं कि अपने ननियाल गया हुआ था, और ननियाल में जब ये गया हुआ था तो कि नाने राड़ा इ पर टोंड मारियो, इ पर तानो कस्यो कि यार थे राजा बनेड़ा घूमो, थांगा तो कुल देवी को मंदिर ही कोनी। अब दुहड़ ने थोड़ो सी भाई की हो गया पर राजा, थोड़ी शर्म फील हुई, थोड़ा दुख हुयो, पाछो अपने नाने रंग आयो, नानी कन दही बाटियो खार पाछो आ गयो। पाछो आ रहा अपनी मम्मी ने क्यों कि मम्मी कि आपने कुल देवी है बा कौन है, जना कहवा कि बाद में इसको पता बताया वहाँ पर कि जो अपनी कुल देवी है वो तो कर्नाटक में रहती है, कर्नाटक में। तब कहते हैं कि दुहड़ कर्नाटक जाता है, कर्नाटक में चक्रेश्वरी माता की मूर्ति थी, इस चक्रेश्वरी माता की मूर्ति को लेता है। अब चक्रेश्वरी माता की मूर्ति यहाँ से जब लेके चलता है तो कहते हैं कि माता जी इससे बोली, इसके माता जी आज प्रकट हुई और माता जी ने, चक्रेश्वरी माता जी ने दुहड़ से कहा कि दुहड़ तू मन ले जा भले हटाऊँ, लेकिन तू जब तक तू मेरे को अपनी मूर्तियाँ हाथ में रखे जहाँ तक चलेगा और तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा वहाँ तक तो मैं तेरे साथ चली जाऊँगी, लेकिन जहाँ पर भी जाकर तूने पीछे मुड़ के देख लिया वहीं पर तुझे मेरे को स्थापित करना पड़ेगा। जाके कि दुहड़ चक्रेश्वरी माता कर्नाटक को ले चाल जे और हटाऊँ चाल तो बाड़मेर के मायने गाँव है नागाना। इन नागाना मायन के गाँव में आया बाद मौके की पीछे मुड़ देख ले, पीछे मुड़ देकर जब माता जी की मूर्ति भटे स्थापित हो जाए और अटे नागाना गाँव में अब चक्रेश्वरी माता की मूर्ति स्थापित हो जाए, इन आपा कहते हैं नागणेची माता।
और यहीं पर ये मंदिर बना देता है नागनेची माता का, दुहड़ बनाता है नागनेची माता का मंदिर नागाना के अंदर। नागाना आपका है बाड़मेर के अंदर, जो राठौड़ों की क्या है, कुल देवी भी है, राठौड़ों की कुल देवी। तो ध्यान में रखना, राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, नागनेची माता। नागनेची माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, नागाना बाड़मेर के अंदर। नागाना बाड़मेर में नागनेची माता का मंदिर बनाया किसने, राव दुहड़ ने। नागनेची माता की मूर्ति दुहड़ कहाँ से लेके आया, जब कर्नाटक से लेके आया। कर्नाटक में इस माता जी का क्या नाम था, चक्रेश्वरी माता इस माता जी का नाम था। अब देखो इतिहासकारों का इस ओर ध्यान ही नहीं जाता। साफ साफ देखो यहाँ से दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इसका दक्षिण भारत से कोई ना कोई संबंध जरूर रहा है। दक्षिण भारत से यदि इनका कोई संबंध नहीं होता राठौड़ों का, तो राठौड़ की कुल देवी की जो मूर्ति है वो दक्षिण भारत में क्यों मिलती। तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत से इनका संबंध है। और जो ओझा की जो आपके गोपीनाथ शर्मा की जो टिप्पणी है कि ये राष्ट्रीय कूटों के वंशज है, वो सही प्रतीत होती है। इस और इतिहासकारों को ध्यान जाना चाहिए कि भाई ये इधर यहाँ पर इस लोग रहते हैं, तो इधर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ें आप देखना, जो चीज़ आपको नहीं आए वो कमेंट करके बता देना कि भाई सर ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, तो उसे आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा बता दिया जाएगा। और कोई भी चीज़ अच्छी हो, कोई और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।